हम हैं गौतम राणे सागर और हमारा अभिवादन करिए स्वीकार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम का नाम है व्यथा लोकतंत्र की। एक एमसीडी का चुनाव हुआ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली का चुनाव हुआ। दो चुनाव हुए हैं स्टेट्स के। हिमाचल प्रदेश, जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्टेट है गुजरात, जिसे हिंदू प्रयोगशाला के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। खास तौर से इसकी भूमि तैयार की गई 2002 में। आज हमारे चर्चा का बिंदु ये नहीं है कि हिंदू प्रयोगशाला कब तैयार की गई, कैसे तैयार की गई, मकसद क्या है उसका, वह हमारा बिंदु नहीं है। हमारा बिंदु यह है कि क्या ईवीएम वाकई चरित्रवान हो गई है। जो ईवीएम 2011 से विवादों में आई थी, 2009 का रिजल्ट, 2009 के लोकसभा के रिजल्ट आते ही उसके चरित्रहीन होने के दावे किए जाने लगे, बाकायदा उस पर किताबें लिखी जाने लगी। जीवीएल नरसिम्हन, जो आजकल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भ्रष्टाचार जननी पार्टी के बीजेपी, उसका शायद और कोई फुल फॉर्म होता हो तो आप लोग जानते हो, हमें नहीं मालूम कि उसका और भी कोई फुल फॉर्म होता है। चूंकि जो चरित्र उसका उभर करके आता है, उस उभरते चरित्र के आधार पे ही हमने उसका फुल फॉर्म आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपका स्वीकार करना, अस्वीकार करना या सिरे से खारिज कर देना, यह आपका अपना विशेष अधिकार है। लेकिन जब हम एक निष्पक्ष विश्लेषण की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हम उसी दिशा में और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। दूसरे शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते। आज हम ईवीएम पे बात करेंगे। क्या ईवीएम वाकई चरित्रवान हो गई? इससे पहले काफी ईवीएम के चरित्रहीन होने पे काफी प्रश्न खड़े किए जाते थे, चर्चा का बिंदु बनता था, विमर्श का बिंदु बनता था। लेकिन इधर काफी दिनों से निश्चित तौर पे चर्चा का बिंदु वो नहीं बना, लेकिन अंदर खाने में गेम तो चल रहा था, बड़े पैमाने पे गेम चल रहा था। ब्राह्मणवादी ताकतों के हिसाब से, जिन्हें मनुवादी ताकतें कहते हैं, मनुवादी पार्टियां कह सकते हैं, उन पार्टियों ने किस तरह से आपस में धींगा मुश्ती की है, आपस में किस तरह से साठ गांठ किया है, एक बेहतरीन उदाहरण है। और ईवीएम कितनी चरित्रहीन हो सकती है, इससे भी बेहतर उदाहरण आपके सामने। एमसीडी चुनाव दिल्ली के छोटे रिचार्ज के पक्ष में दे दिया गया, क्योंकि वो भी गाहे बगाहे ईवीएम के चरित्रहीन होने पे प्रश्न उठाते रहे। कांग्रेस ने भी हाफ हार्टेड ईवीएम के चरित्र पे प्रश्न उठाया। और ये आप भी जानते हैं कि ईवीएम प्रचलन में लाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की थी। उसके हर पहलुओं से परिचित कांग्रेस के लोग नहीं हैं। यह बात स्वीकार कर पाना गले से नीचे नहीं उतरता। हिमाचल कांग्रेस को दे दिया गया। अब गेम गुजरात में आता है। ये कहते थे गुजरात में तो भ्रष्टाचार जननी पार्टी ने इतिहास ही बदल करके रख दिया। माधव सिंह सोलंकी द्वारा जो 149 सीटों का इतिहास बना था, उस इतिहास को ही पलट करके रख दिया गया। प्रथम दृष्टया आपको भी लगता होगा कि वो इतिहास पलट करके रखा गया है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं
माधव सिंह सोलंकी के इतिहास को बदल पाना या चिमन भाई पटेल के इतिहास को बदल पाना असंभव है। वो चुनाव जब हुए थे तो बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे, और बैलेट पेपर से चुनाव अगर ये भी होते तो भ्रष्टाचार जननी पार्टी 90 सीट नहीं पहुंच सकती थी। आपको लगता होगा कि हम क्या कल्पना कर रहे हैं, कपोल कल्पित बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर ईवीएम के वोट शेयर को देखा जाए तो बीजेपी को गुजरात में जो वोट शेयर पड़े हैं वह 52.6%, 52.6% वोट पड़े हैं। कौन से वोट पड़े हैं? जो ईवीएम से पड़े हुए वोट हैं। ईवीएम से पड़े वोट 52.6% भ्रष्टाचार जननी पार्टी के पक्ष में गए हैं। लेकिन जो पोस्टल बैलेट से पड़े हैं वोट, कमाल ये होता है, किसी भी सरकार की नब्ज टटोलनी हो, उसकी उपलब्धियों और उसकी विफलताओं पे विश्लेषण करना हो, तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है पोस्टल बैलेट के जो पड़े हुए वोट हैं वो किसके पक्ष में कितना गए हैं, वह बेहतर विश्लेषण करने के लिए आधार तैयार करता है। वह बीजेपी के पक्ष में गए हैं 39.8%, और ईवीएम का जो शेयर परसेंट रहा 27.3%, 27.3%, वह कांग्रेस के पक्ष में रहा है। और पोस्टल बैलेट के जो वोट रहे हैं वह 27% कांग्रेस के पक्ष में रहे। ईवीएम से जो वोट पड़े हैं 12.8%, 12.8% आपके पक्ष में गए हैं, आम आदमी पार्टी के। और पोस्टल बैलेट के जो वोट गए हैं वह 27.9% वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में गए हैं। अब हिमाचल का देखें। हिमाचल में ईवीएम से जो वोट पड़े वो कांग्रेस के पक्ष में 43.8% वोट पड़े। बीजेपी के पक्ष में ईवीएम से पड़े वोटों के परसेंटेज रहा 43.1%, और आम आदमी पार्टी का 1.1%। लेकिन अब शेयर पोस्टल बैलेट का देखें तो कांग्रेस के पक्ष में शेयर जो बैलेट पोस्टल बैलेट के रहे हैं वह 49.5% का, और बीजेपी के पक्ष में 41.1% का, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 0.9% का। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स में एम्प्लॉई है, देश के नागरिक जो फोर्स में है, जो मिलिट्री में है, जो पुलिस में है, जो पोलिंग बूथ पे स्टाफ लगे हैं, और जो दूसरे कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी पोलिंग के समय दूर लगाई जाती है और वो ईवीएम से अपनी वोट पोल करने में असमर्थ रहते हैं, इसका मतलब यह है कि बीजेपी भ्रष्टाचार जननी पार्टी उनकी पसंद नहीं है, और यही सरकार की उपलब्धि और सरकार की विफलताओं को मापने का सबसे बेहतरीन पैमाना है। अब इसीलिए हमने ये कहा कि अगर बैलेट पेपर से पोलिंग करा दी जाए तो भ्रष्टाचार जननी पार्टी आज जिस मुकाम पे खड़ी है उसका 10% भी वो कहीं नजर नहीं आएगी। अब देखिए गेम क्या चलाया जा रहा कि ईवीएम ने, चरित्रहीन ईवीएम ने
चूंकि मनुवाद की देन जब ये ईवीएम है, मनुवाद सोच है ईवीएम, इसलिए तीन के तीने पुत्रों को अपना समान तरीके से समान रूप से न्याय किया है। एमसीडी छोटे रिचार्ज को दे दिया। तो हिमाचल आजकल जो तपस्या पे निकले हुए व्यक्ति हैं कांग्रेस के, जिनको कभी राजकुमार कहा जाता था, कभी पप्पू कहा गया, आज तपस्वी हो गए हैं। क्या बेहतरीन नजारा व्यक्ति ने पेश किया कि चुनाव गुजरात में चल रहा है। चूंकि मनुवादी ताकतें इतनी कमजोर न होने पाए और मनुवादी ताकतों का एक मोहरा बन गए, एक सिरमौर नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन गए हैं, वह कमजोर गुजरात में होंगे तो भ्रष्टाचार जननी पार्टी का सत्ता में बने रहना असंभव है। इसलिए ये सन्यासी महाराज, ये तपस्वी महाराज गुजरात में प्रचार करने गए ही नहीं। और क्या कहा कि हमारा तो साइलेंट प्रचार चल रहा है। मतलब साइलेंट प्रचार क्या चल रहा था कि मनुवाद को जीवित रखने के लिए अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक प्रतीक बन गए हैं तो उन्हें गुजरात में कमजोर किया जाना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा, संभव नहीं होगा। जब प्रियंका गांधी, जिनकी राजनीतिक सोच कितनी बेहतर है और कितनी विफल है, इसका अगर अंदाजा लगाना हो तो पंजाब की सरकार जो रिपीट हो रही थी 2022 में, अगर उसको दूसरे के झोली में फेंकने का काम किया है, डालने का काम किया है, तो यह भी प्रियंका गांधी जी की ही देन थी। हमारे हिसाब से, रणनीति के हिसाब से अपरिपक्व है प्रियंका गांधी। अगर एक अपरिपक्व नेता जाकर के हिमाचल में विशाल काय व्यक्तित्व के महारथी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जड़ें खोद करके उसमें गर्म पानी डाल सकती हैं और उनकी सरकार उखाड़ फेंक सकती है, तो राहुल गांधी अगर ईमानदारी से प्रचार कर रहे होते, गुजरात में प्रचार करने निकल गए होते, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जो प्रयोगशाला थी, उस प्रयोगशाला ध्वस्त हो गई होती अब तक। लेकिन तीनों ने तय क्या किया, गजब तरीके से तय किया कि तीनों जो नाजायज पुत्र हैं नियोग प्रथा से, और खास तौर से ईवीएम ने जो नियोग कराया है, उस नियोग प्रथा से जो 3 पुत्रों ने जन्म लिया है, उन तीनों पुत्रों को कहीं से भी कोई तकलीफ ना हो, इसलिए तीनों पुत्रों में एक एक राज्य को बड़े आसानी से बांट दिया गया, ईमानदारी से बांट दिया गया। अदरवाइज आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर आज भी धरातल पे गुजरात में आप चले जाइए तो वहां साधारण आदमी परिवर्तन के लिए व्यग्र था और यह कहता नजर आ रहा था कि इस बार ये सरकार, गुजरात की सरकार कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली थी, कांग्रेस के हक में जाने वाली थी। लगता है इंटरनल साइलेंट कोई कंप्रोमाइज कर लिया है उन्होंने, और उस साइलेंट कंप्रोमाइज का नतीजा रहा है कि कोई इतिहास पुरुष बनने की कोशिश की जा रही है। आज जब यह कहा जा रहा कि आज आप देखिए जो मीडिया है, उस मीडिया में एक ही संदर्भ चलाया जा रहा कि प्रचंड बहुमत के साथ साथ एक ऐतिहासिक परिणाम चुनाव जीता है नरेंद्र मोदी ने गुजरात में, तो नरेंद्र मोदी के ही
व्यक्तित्व पे, नरेंद्र मोदी के ही नाम पे हिमाचल का भी चुनाव लड़ा गया था। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही एमसीडी का भी चुनाव लड़ा गया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि भ्रष्टाचार जननी पार्टी के लोगों को यह मान लेना चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब पूरे देश के नेता नहीं रहे, अब वो सिर्फ गुजरात के नेता रह गए हैं। गुजरात से आगे उनका कोई भी जो करामात थी, जो चमत्कार था, वो टाटा फिश हो गया है और अब वो सिर्फ गुजरात के नेता रह गए हैं। अगर बैलेट से चुनाव करा लिया जाए तो भ्रष्टाचार जननी पार्टी जो 303 सीटें जीत करके आई थी, आप यकीन मानिए 140 सीट से ऊपर कभी भी पार्लियामेंट में उसके मेंबर नहीं पहुंच सकते हैं। इस पे विचार करिएगा। हम फिर कल चर्चा करेंगे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब देश के नहीं, सिर्फ गुजरात तक उनका चमत्कार, उनका व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व सीमित हो गया है। आप सभी इतनी देर तक बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय जोहार, या जिसके जो भी अभिवादन करने के तरीके हैं, सभी अभिवादन करने के तरीके से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।